रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी आप सांसद संजय सिंह की। संजय सिंह ने एक बार फिर से यूपी में कोरोना घोटाले का मुद्दा जोर शोर से उठाया है और संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूपी की सरकार पर हमला बोला, गंभीर आरोप लगाए। और इतना ही नहीं, संजय सिंह ने जल शक्ति मिशन में भी धांधली का आरोप लगाया है। इसके अलावा मायावती ने मुख्तार अंसारी का टिकट काट करके सियासी गलियारों में सनसनी फैला दी है। लेकिन इससे भी ज्यादा सियासी गलियारों में चर्चा तब तेज हो गई जब पार्टी से मुख्तार का टिकट कटते ही दूसरी पार्टी से ऑफर मिल गया। और यूपी में डेंगू का कहर भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार बुखार से हो रही मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर इस विचित्र बुखार पर लगाम कब लगेगी? यूपी सरकार की बहुउद्देशीय योजनाओं में एक जल जीवन मिशन घोटाले के बादलों में घिर गया है और अब इस मामले में आप सांसद संजय सिंह ने नया खुलासा किया है। क्या खुलासा उनके द्वारा किया गया, देखिए इस रिपोर्ट में। जल जीवन मिशन में बड़ा खुलासा, आपने खोली घोटाले की पोल। आरटीआई से सामने आया सच, टेंडर प्रक्रिया में बड़ा घपला, गैर पंजीकृत संस्था को करोड़ों के टेंडर। योगी सरकार की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक जल जीवन मिशन लगातार घोटाले के आरोप में घिरती जा रही है। एक के बाद एक आप सांसद संजय सिंह ने नए नए खुलासे किए हैं। पहले इस योजना में इस्तेमाल हो रही पाइपों की घटिया क्वालिटी पर सवाल उठे थे और अब जिन संस्थाओं को काम का ठेका दिया गया वो सवालों के घेरे में है। आरोप है कि पूरी योजना में 30 से 40 हजार करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। ऐसी कंपनी को करोड़ों का काम दिया गया जो राज्यों में ब्लैकलिस्टेड की गई है। साथ ही ऐसी संस्थाओं को करोड़ों के टेंडर दिए गए जो पंजीकृत ही नहीं है, जिसका खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ है। जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार को लेकर जो मैंने आरोप लगाए थे और कहा था कि ये एनआरएचएम से बड़ा महाघोटाला है, उसमें आज और कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं कि एसडब्ल्यूएसएम राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन कोई पंजीकरण संस्था नहीं है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा घोटाला है। एक गैर पंजीकृत संस्था के नाम पर हजारों करोड़ के टेंडर करा दिए गए। एक गैर पंजीकृत संस्था के नाम पर टेंडर हो जाता है और पेमेंट हो जाता है। ये हजारों करोड़ रुपए कहां गए? ईडी, सीबीआई, सभी जांच एजेंसियों को इन लोगों के खाते सीज करने चाहिए। इन लोगों की गिरफ्तारी करके पूछताछ करनी चाहिए, मंत्री से लेकर तमाम अधिकारियों से, कि गैर पंजीकृत संस्था के नाम पर उन्होंने हजारों करोड़ के टेंडर और काम कैसे कराए। यही नहीं, जल जीवन मिशन की पोल इस योजना में कार्यरत अधिकारियों की चिट्ठी से भी खुल गई है। अधिशासी अभियंता आकाश जैन की चिट्ठी में भी कई राज से पर्दा उठा है, जिसका जिक्र संजय सिंह ने किया। आकाश जैन की चिट्ठी ये साबित करती है कि न सिर्फ नियमों को तार-तार किया गया है, बल्कि धज्जियां उड़ाई गई। जो काम जिला स्तर पे तय होना था, जो काम जिला स्तर पे निर्धारित होना था, कंपनियों को मिलना था, वो सारे काम नियमों को ताक पर रखकर उसकी धज्जियां उड़ा के ऊपर से कंपनियों का नाम तय करके, और कंपनियों का नाम कैसे तय होता है ये आप हमसे ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उनके नाम, संस्थाओं के नाम, एनजीओ के नाम तय कर करके इनको भेजे गए हैं। तो क्यों भेजे गए हैं, इसका एक एक करके सरकार को जवाब देना चाहिए। जल जीवन मिशन के लिए कई करोड़ का बजट पारित किया गया, लेकिन साल 2021 में कोई भी काम जमीन पर नहीं उतरा। संजय सिंह ने दावा किया है कि जो काम हो भी रहे हैं उनमें करोड़ों की कमीशनबाजी और घोटालों की कलई खोलने लगी है। संजय सिंह ने मांग की है कि योगी सरकार इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराए और इस घोटाले को अंजाम देने वाले को सलाखों के पीछे भेजे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।
कोरोना में हुए महाघोटाले पर लोकायुक्त ने जांच करना शुरू कर दिया है और मामले में प्रमुख सचिव चिकित्सा आलोक कुमार से 23 सितंबर तक जवाब मांगा गया है। कोरोना घोटाले की जांच शुरू, लोकायुक्त ने भेजा नोटिस, 23 सितंबर तक मांगा जवाब। एसीएस चिकित्सा शिक्षा से मांगा है जवाब। कोरोना घोटाले में हुए महाघोटाले की शिकायत आपने लोकायुक्त से की थी। लोकायुक्त ने कोरोना घोटाले की जांच शुरू की है। मामले में लोकायुक्त ने नोटिस जारी करके प्रमुख सचिव चिकित्सा आलोक कुमार से 23 सितंबर तक जवाब मांगा है। आज लोकायुक्त ने उन्हीं भ्रष्टाचार के मामलों में, उन्हीं घोटालों के मामले में एक नोटिस जारी की है प्रमुख सचिव आलोक कुमार चिकित्सा शिक्षा को और उनसे 23 सितंबर तक जवाब मांगा है। कोरोना काल में उपकरण खरीद में घोटाला हुआ है। घपला, घोटाला और भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। वेंटिलेटर, बाईपेप मशीन खरीद में घोटाला हुआ है। 4 गुना ज्यादा पर खरीदे गए हैं उपकरण। कोरोना की तीसरी लहर में तैयारी के नाम पर उपकरण खरीद में घोटाला हुआ है। वेंटिलेटर, बाईपेप मशीन की खरीद में जमकर धांधली हुई थी। कीमतों से 4 गुना ज्यादा कीमतों पर मेडिकल उपकरण खरीदे गए थे। महाघोटाले पर आम आदमी पार्टी ने खुलासा किया था और जांच के लिए लोकायुक्त से इस बात की कंप्लेन की थी। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी के नाम पे भ्रष्टाचार का जो कहर जारी किया गया था और जिसमें मैंने बताया था विस्तार से कि बच्चों के लिए खरीदा गया 8 लाख रुपए का वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा गया और तमाम चिकित्सीय उपकरणों में भारी भ्रष्टाचार और घोटाला किया गया, उसकी शिकायत हमारे प्रदेश के प्रवक्ता भाई वैभव महेश्वरी जी ने और हमारे प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हरिशंकर पांडे जी ने लोकायुक्त से की थी। कोरोना काल में उपकरण खरीद में हुए महाघोटाले को लेकर लोकायुक्त ने जांच के लिए पत्र लिख दिया है। अब देखना होगा कि जांच के नाम पर खानापूर्ति होती है या दोषियों पर सख्त कार्रवाई, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। यूपी चुनाव के लिए इस बार बहुजन समाज पार्टी बदली सी नजर आ रही है और मायावती ने कहा है कि इस बार के चुनाव में वो माफियाओं और बाहुबलियों को टिकट नहीं देगी। रिपोर्ट देखिए। मुख्तार को माया का इनकार, बीएसपी ने काटा 22 के लिए टिकट, ट्वीट करके माया का ऐलान, दागियों को नहीं मिलेगा हाथी का निशान। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को अहम ऐलान किया है। मायावती ने कहा है कि आगामी चुनाव में बीएसपी मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं देगी। मऊ विधानसभा सीट से बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भीमराज भर पार्टी के उम्मीदवार होंगे। मायावती ने साफ कहा है कि पार्टी की कोशिश होगी कि किसी भी बाहुबली या माफिया को 2022 में पार्टी से चुनाव नहीं लड़ाया जाए। बीएसपी का आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव में प्रयास होगा कि किसी भी बाहुबली व माफिया आदि को पार्टी से चुनाव न लड़ाया जाए। इसके मद्देनजर ही आजमगढ़ मंडल की मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी का नहीं बल्कि यूपी के बीएसपी स्टेट अध्यक्ष भीमराज भर के नाम को फाइनल किया गया है। मायावती के ऐलान के बाद बसपा के नेता सुधीर भदौरिया ने कहा है कि बसपा 2007 के फॉर्मूले पर चल रही है। जैसे 2007 में बसपा ने गुंडे माफियाओं से दूरी बना के रखी थी, वैसे ही इस बार भी रहेगी। 2007 के अंदर बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनी, हमारा नारा था चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। इस तर्ज पर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी और हम लोगों ने भीमराज भर जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनको चुनाव में उतारा और अवश्य उनकी भी जीत होगी और प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी बहन जी के नेतृत्व में।
वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने मायावती के इस कदम को केवल सियासी स्टंट बताया है और कहा है जनता बसपा के मंसूबों को जान चुकी है। भाई देखो, कानून का राज, अगर कानून के राज का समर्थन करना है तो इन सबको मिल करके जो है वो योगी जी की जो शासन की नीति रही है, सुशासन की नीति रही है, उसको देख ले, समझ में आ जाएगा कि ये जो गुंडे थे, ये बदमाश थे, जो अराजक तत्व थे, ये जो है उड़नछू हो गए हैं, गायब हो गए हैं, या तो जेल के शिक्षों में है या कहीं और चले गए। मैं ये आश्वासन देता हूं कि अगर मुख्तार अंसारी साहब चुनाव लड़ना चाहें तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरवाजे उनके लिए खुले हैं और हम उनको टिकट देंगे। और मैं बाकी मुसलमानों से भी गुजारिश कर रहा हूं कि करोड़ों करोड़ों रुपए का टिकट जाकर इनसे मत खरीदें, अपने पैसे बर्बाद मत करें। इससे पहले मायावती ने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया था। कहा था कि 2022 विधानसभा चुनाव में यदि बीएसपी की सरकार बनती है तो वो इस बार पहले की तरह स्मारक और पार्क नहीं बनवाएंगी, बल्कि जमकर विकास करवाएंगी। और अब पार्टी में शामिल बाहुबलियों की टिकट काटना उसी का एक हिस्सा है, और जिसका साफ संदेश है कि बीजेपी और सपा को टक्कर देने को बसपा पूरी तरीके से तैयार है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी क्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 2 दिन के लखनऊ दौरे पर हैं और संगठन से लेकर के कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट खुद ले रही हैं। बाईस के लिए बैठक पर बैठक, मीटिंग से जीतेंगी महाभारत, अभियानों और कार्यक्रमों का खींचा खाका, 22 के कैंडिडेटों पर भी मंथन। प्रदेश में 2022 के चुनाव को लेकर अब दूसरी पार्टियां सम्मेलन पर सम्मेलन कर रही हैं। तो इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी 22 के रण की कमान अपने हाथों में संभाल ली है और 2 दिनों के अपने लखनऊ दौरे के दौरान लगातार संगठन और पदाधिकारियों के साथ बैठक करके पार्टी की तैयारियों को धार देने की कवायद में जुट गई है। और कांग्रेस के नेता भी प्रियंका गांधी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा दिखा रहे हैं। कांग्रेस का स्पष्ट मुद्दा होगा, 32 वर्षों में उत्तर प्रदेश कांग्रेस जहां छोड़ गई है उसके और पीछे सभी राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश को पीछे करने का काम किया है, उत्तर प्रदेश को बेहाल करने का काम किया, बदहाल करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की बहाली का मुद्दा लेकर आएगी, उत्तर प्रदेश में जो फैक्ट्रियां, जो उद्योग बंद हुए हैं उसे शुरू करने का मुद्दा लेकर आएगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अमन भाईचारे का मुद्दा लेकर सामने आएगी और कांग्रेस पार्टी के पास एक चेहरा होगा प्रियंका गांधी जी का। कांग्रेस पार्टी सबको लेके चलती, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदुओं में सारे सेक्ट, सब लोगों को, पर इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अगर सर्वाधिक कोई पीड़ित है तो वो ब्राह्मण और मुसलमान। कांग्रेस की तैयारियों और रणनीति को लेकर लखनऊ पार्टी कार्यालय पर प्रियंका गांधी ने अलग अलग कमरों में मीटिंग की और यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं को संदेश भी दिया है। 3 जगह पर अलग अलग लोगों के साथ प्रियंका गांधी बैठकें करेंगी। सबसे पहले इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी और उसके बाद एडवाइजरी कमेटी और साथ ही साथ जो है वो अन्य समितियां हैं जो उनके साथ भी बैठक करेंगी। इसके साथ ही फ्रंटल संगठनों की भी बैठक जो है वो की जाएगी। आज प्रियंका गांधी यहाँ पे जो है वो आकर बैठकें करेंगी। कांग्रेस लगातार बढ़ने की कोशिश कर रही है, यही वजह है कि पिछले दिनों देखा गया कि तमाम लोगों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ कांग्रेस के तमाम नेताओं ने बूथ मैनेजमेंट का भी काम किया है, बूथ लेवल पे भी अपने कार्यकर्ताओं को तैयार किया है, संगठन को तैयार किया है और ये माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस एक बड़ी बढ़त बना सकती है। 22 के चुनावी अभियानों और कार्यक्रमों को लेकर कांग्रेस मीटिंग में गहन मंथन हुआ और कांग्रेस जोन के हिसाब से चुनावी अभियान और कार्यक्रमों को शुरू करेंगी। लखनऊ से सिमावर नकवी की रिपोर्ट, भारत समाचार। फिरोजाबाद में बीते 20 दिनों से डेंगू और वायरल बुखार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सिस्टम के आगे आम आदमी लाचार हो गया, बेबस है और सिस्टम से जुड़े हुए लोग कागजों पर खाना आपूर्ति करने में लगे हैं। क्या वोट के अलावा गरीब की कोई कीमत नहीं है? देखिए बुखार से जलते फिरोजाबाद की यह खास रिपोर्ट।
8 नंबर आया तो ले जाना, दिन नीचे उतार के लेके। कब से भर्ती हुई है? कल से भर्ती, कल मैं बैठा नहीं था। बीमारी, लाचारी, बेबसी, प्रकोप, आंसू, गुहार, मातम, ये शब्द नहीं हालात हैं। आंकड़ों में मत उलझिए, इन आंखों के आंसू को देखिए, इन आंखों में मातम के मर्म को समझिए और देखिए पूरे के पूरे परिवार को कैसे बीमारी वाली बेरहम हवाओं ने उजाड़ दिया। चारपाई पर टकटकी लगाई ये गरीबास किसी एक घर की कहानी नहीं, गांव के गांव का हाल है। बेटा खोया, बेटी खोई, पिता गया या भाई ने अलविदा बोल दिया। मरने वाले का किरदार अलग हो सकता है, पर कहानी मौत के सिलसिले की यही है। फिरोजाबाद अब शहर नहीं, खौफ का वो इलाका है जहां बुखार ने ऐसी पनाह बना ली है कि हर घर में घुसपैठ कर ली है। डॉक्टर साहब से कहा था कि डेंगू की जांच करें, और डेंगू की जांच नहीं की है। कल से ये जांच हो जाएगी, जांच नहीं होगी, इलाज क्या करोगे? आपको पता ही नहीं इसके मन से क्या घुसा हुआ है। किसी की तबीयत थोड़ी सी भी नासाज होने पर सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं। फिर सिस्टम को कौन सोचे, कंधा मिला तो कंधे पर लाद लिया। इलाज के लिए सरकारी प्राइवेट सब छान लिया। कवायद बचाने की, बच जाने की और बुखार से अपनों को महफूज रखने की इतनी कठिन, इतनी निर्मम, इतनी बेबसी वाली शायद न पहले कभी थी और शायद न कभी होगी। बुखार आता है चला जाता है। हमने डॉक्टर साहब से कहा था कि डेंगू की जांच करें, और डेंगू की जांच नहीं की है। कल से कि जांच हो जाएगी, जांच नहीं होगी, इलाज क्या करोगे? आपको पता ही नहीं इसके मन से क्या घुसा हुआ है। ले जा रहे हैं आप? अब ले जाने के इलाज कराएंगे कहीं, जहाँ दोस्त को दिखाई देगी। पहले दिन की जांच कराई थी, 99 प्लेट थी। दूसरे दिन ब्लड दिया, रिपोर्ट लेने गया, कई चक्कर लगाए तो रिपोर्ट में ये तो वही पहले वाली रिपोर्ट पकड़ा दी, 99,000 रुपये, वही 99 वाली। मतलब एक रिपोर्ट को बार बार दे रहे हैं? दे रहे हैं। करीब 20 दिन गुजर चुके हैं, कई घर उजड़ चुके हैं, पर जालिम बुखार जान लेने में कोई रहम नहीं दिखा रहा। अभी तक सुस्त रहा सिस्टम। सरकार और कार वाले साहब छिड़काव कराने, दवा बांटने के कागजी काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में ना तो मरीज कम पड़ रहे हैं और ना ही इलाज मयसर हो पा रहा है। ICMR की भी रिपोर्ट आई हुई है कि कई ऐसे बुखार हैं जो डेंगू नहीं है, मगर डेंगू का एक अधिक फॉर्म आता है D2 करके। तो D2 के फॉर्म के उनने कहा कि ये पहली बार इस बार आया है, वो थोड़ा सा खतरनाक भी है, और उससे जो हो रहा है उसका जो भी प्रोसीजर वो बताते हैं ट्रीटमेंट का, वो भी हम लोग उसको कारण कर दिया है। हमारे सारे फील्ड स्टाफ इस समय घर घर जाके ये जांच कर रहे हैं कि कितने लोगों को बुखार है, किस तरह का सिम्टम है, सैंपल लेने लायक है तो सैंपल भी लिया जाए। उसके डेली फिगर्स हम लोग के पास बराबर आते भी हैं। और सरकारी जो हमारे अस्पताल है जिसमें हमने कोविड के लिए जो रखा था, व्यवस्था रखी थी, वो कोविड वाला व्यवस्था के लिए फिलहाल अभी हमने डेंगू के केसेस को उसमें शिफ्ट कर दिए गए। जरा इन तस्वीरों को देखिए, एक माँ के दर्द को समझिए। अपने बच्चे के इलाज के लिए ये माँ डॉक्टरों के कदमों में पड़ी है। इस माँ को देखिए, इसके आंसुओं को देखिए। मासूम को गोद में लिए बुखार से तपती बच्ची को देखकर बिलख रही है, लेकिन हाय रे सिस्टम, इलाज ही मुमकिन नहीं हो पाया। बच्चे को यही दिक्कत है, आगे टांग जाती है, इसकी ऊपर सांसें चल रही हैं, कुछ ट्रीटमेंट नहीं किया, ऑक्सीजन निकाल दी, बिल्कुल जो कहती है पलंग से नीचे जाओ, एम्बुलेंस खड़ी है तुम्हारे लिए, आगरा के रेफर बोल रहे हैं। और क्या कहते आगरा की कह रहे हैं, आगरा ले जाओ एम्बुलेंस ले लेंगे। तो कल भी कह दी सीरियस बच्चा ले जाइए अपने बच्चा पर, जहाँ से भर्ती नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं, दवाई एक भी इंजेक्शन नहीं लगाया, एक भी इंजेक्शन भी नहीं लगाया, ऑक्सीजन लगा दिए बस। एम्बुलेंस है कि 2 घंटा है, 2 घंटा तो एम्बुलेंस मन तक कहते बच्चा ले जाओ, मैं ठाड़े आ जाओ। हम यहाँ ठाड़े तो एम्बुलेंस ना
बेड फुल है, अस्पताल के अंदर जगह मिल जाए तो साहब समझिए जन्नत मिल गई। किसी को इंजेक्शन मिल रहा तो कहीं एक ही बेड पर कई लोगों के साथ लिटाकर इलाज हो रहा है। कोई अपने बच्चे को लेकर भटक रहा है। ये सब एक ही शहर फिरोजाबाद में हो रहा है। दावे तमाम हैं, लेकिन मौतों के आंकड़ों में कमी नहीं है। फिरोजाबाद की जो तकदीर बुखार ने लिखी है वो भुलाए नहीं भूलेगी। बीते 20 दिनों में जो कुछ भी यहाँ के लोगों ने झेला है वो सिस्टम के मुंह पर तमाचा है कि वो अपने माननीयों, विधायकों, सांसदों के लिए सारे इंतजाम कर लेता है, लेकिन आम आदमी जिसके वोट से वो वीआईपी बनता है उसकी जान की कीमत कौड़ी भर भी नजर नहीं आती। फिरोजाबाद से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।